बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले में हमने कल लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स का टॉपिक शुरू किया था लेक्चर 23 में। तो आज लेक्चर 24 इसी सिलसिले की कंटिन्यूएशन है। इसके अंदर हम मज़ीद कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे। कल के लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन और गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स के टॉपिक्स को कवर किया था और आज हम अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। ये सारे टॉपिक्स पीएमसी के सिलेबस के अंदर गिवन है। कल आपको मैंने ये सिलेबस भी पॉइंट आउट कर दिया था। तो आज का हमारे ये लेक्चर, उसमें हमने सबसे पहले अपटेक ऑफ मिनरल्स बाय रूट और उसके बाद फिर जाइलम और फ्लोएम के जरिए जो ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्कस करना है। उसमें पाथवेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, असेंट ऑफ सैप, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। और उसके बाद फिर मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द प्लांट सेल्स और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान किस तरह से होता है, तो इसमें ये कुछ पोटेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। इनका आइडिया भी कोशिश करते हैं कि हम आज के इस लेक्चर के अंदर शामिल कर सकें। बहरहाल ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विद इन टाइम जितना हम कवर कर सके वो आज कवर कर लेंगे और बकाया इसमें से कुछ जो चीज़ें रह जाएंगी उनको फिर हम कल के लेक्चर में ले जाएंगे। जी, तो सबसे पहले आप देखिए कि अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर बाय प्लांट रूट ये किस तरह से होता है। प्लांट रूट्स ये बेसिकली ऑर्गन ऑफ अपटेक हैं। मिनरल्स प्लांट रूट के जरिए अपटेक होता है और मिनरल्स के लिए हमने जैसे कल के लेक्चर में भी बात की थी मिनरल न्यूट्रिशन में कि मिनरल्स के लिए प्लांट के पास जो सोर्स है वो सॉइल है। सॉइल के अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं और वहाँ से ये अपटेक होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक आइडिया याद रखना है कि जो मिनरल सॉइल पार्टिकल्स के साथ कॉन्जुगेटेड स्टेट में होंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल्स के साथ कॉन्जुगेट हो जाएंगे वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं एब्जॉर्ब होने में। जो मिनरल्स सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं या वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, बिकॉज द सॉइल हैज़ पार्टिकल्स which have certain spaces between them and those spaces are filled by the thin film of the water। इसके गिर्द बहुत thin film होती है वाटर की। तो उस वाटर के अंदर जो मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं only those minerals can be absorbed while the minerals which are in conjugated state with the soil particles that cannot be absorbed by the plant body। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो इस सॉइल के साथ इन कॉन्टैक्ट है? रूट। इस वजह से रूट ऑर्गन ऑफ अपटेक है। रूट को अगर हम ऑर्गन ऑफ अपटेक जस्टिफाई करें तो इसमें दो पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। एक तो ये अंडरग्राउंड पार्ट है, इस वजह से भी ये ऑर्गन ऑफ अपटेक हो सकता है, और दूसरी अहम बात ये है कि इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, इस वजह से भी ऑर्गन ऑफ अपटेक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स जस्टिफाई रूट एज ऑर्गन ऑफ अपटेक, उसमें ये दोनों जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जहां पर इनको प्रेफर करने की बात आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेनली जस्टिफाई दैट द रूट इज एन ऑर्गन ऑफ अपटेक, तो आप उसमें लार्ज सरफेस के बजाय फिर अंडरग्राउंड वाले ऑप्शन को आप पिक करेंगे, क्योंकि जो चीज सॉइल के अंदर होगी वही मेनली ऑर्गन ऑफ अपटेक हो सकती है ना। अदरवाइज लार्ज सरफेस एरिया तो लीव्स का भी होता है, अबव द ग्राउंड पार्ट का भी बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है, तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो हो सकता है इसको ऑर्गन ऑफ अपटेक डिक्लेयर करने के लिए, बट ज्यादा जो प्रेफरेबल फैक्टर होगा वो बीइंग अंडरग्राउंड पार्ट इट एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ अपटेक। क्लियर होगी बात? तो इसमें देखो ये जो लार्ज सरफेस एरिया है इसमें आपने कुछ याद रखना है कि इसका सरफेस एरिया किस तरह से एक्सटेंड होता है। तो दो यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो इसके सरफेस एरिया को एक्सटेंड करने के बाइस बनते हैं। उसमें एक आपने एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम इसका याद रखना है। रूट का जो ब्रांचिंग सिस्टम है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम। जैसे कि आप ये डायग्राम्स में भी नोट कर रहे हैं कि इवन अगर ये कोई टैप रूट हो, टैप रूट,
तो टैप रूट ऐसी रूट को कहते हैं जिसमें मेन रूट, जिसे प्राइमरी रूट कहा जाता है, वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो, और उसके बाद फिर उसमें से सेकेंडरी रूट्स ओरिजिनेट हों, और उसमें से फिर टर्शरी रूट्स ओरिजिनेट हों। तो इस तरह की रूट को कहते हैं टैप रूट। तो ये जो टैप रूट है उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस मौजूद होती हैं, और दूसरी तरफ जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जिन प्लांट्स के पास, जैसे मोनोकॉट प्लांट्स के पास एडवेंटिशियस रूट्स हैं, उनमें यूं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की डिफरेंशिएशन तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स इस कदर ज्यादा हैं कि अगर आप इन रूट्स को तोड़कर एक दूसरे के साथ जोड़कर इसकी लेंथ का अंदाजा लगाना चाहें तो ये कई किलोमीटर्स तक इनकी लेंथ पहुंच जाती है, इतनी ज्यादा ये ब्रांचेस मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम रूट के पास मौजूद है, दिस इज अ फैक्टर विच इंक्रीजेज द ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ द रूट। और सेकेंडली, ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ रूट को एक्सटेंड करने में रूट हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रूट हेयर्स, देखो ये जो रूट हेयर्स होते हैं, these are actually extensions of root epidermal cells. Here are the epidermal cells of the root, and these epidermal cells have certain extensions in the form of hair-like appendage in among the soil particles. आप देखो ये soil particles हैं, और इन soil particles के दरमियान आपको ये water नजर आ रहा है। तो इनके दरमियान, इन सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान ये रूट एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन मौजूद है, विच इज नोन एज रूट हेयर। तो इस कदर ये रूट हेयर्स ज्यादा मौजूद होते हैं रूट के ऊपर कि अगर आप इन रूट हेयर्स को ही सिर्फ रिमूव कर दें तो एक अंदाजे के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 67% सरफेस एरिया विल बी डिक्रीज्ड। तो आप इमेजिन कीजिए कि फकत रूट हेयर्स की वजह से किस कदर सरफेस एरिया इसका ज्यादा हो रहा है। तो ये दो फैक्टर्स आपने याद रखने जो सरफेस एरिया को एक्सटेंड करने का बाइस बनते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द रूट, उसमें ये एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, इसके साथ साथ रूट हेयर्स, इन दोनों को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। अच्छा, तो अब देखो ये जो हमने दो बातें डिस्कस की उसमें आपको क्या समझ में आया कि टू गेट मिनरल्स रूट मस्ट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन विच इज अचीव्ड बाय, तो उसमें रूट हेयर्स भी और इसके साथ साथ एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, ये दोनों ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स यहां पे कंसिडर किए जाएंगे। सो देयरफॉर बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर पहले ही आपके सामने झलक गया, आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, बहरहाल ये आपने आइडिया याद रखना है। अच्छा, अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर बाय रूट्स, उसमें मैकेनिज्म क्या होगा? आपको ऑर्गन ऑफ अपटेक तो समझ में आ गया और सोर्स भी पता चल गया कि कहां पर ये मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? तो याद रखो कि मिनरल्स एंड वाटर दे आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, दे आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, दे डोंट हैव द सेम मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन। For example, the minerals can be uptaken by either by diffusion or facilitated diffusion or active transport or by means of some symbionts. तो चार मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं, चार मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं प्लांट के पास फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। कुछ मिनरल्स जो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करेंगे तो वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए मूव कर सकते हैं। सम ऑफ देम रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ सम चैनल और कैरियर प्रोटीन्स, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें भी कुछ चैनल्स इन्वॉल्व होंगे बट एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड बाय मींस ऑफ सम सिम्बायोट्स। तो इनमें खास तौर पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि बाज़ ये बात पूछी जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल अपटेक मैकेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि ये चूंकि एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिविटी है, इस वजह से ये रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो इस तरह से डायरेक्टली रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सही। अच्छा, सिम्बायोट्स की हेल्प के जरिए किस तरह से ये मिनरल्स का अपटेक पॉसिबल है कि कुछ सिम्बायोट्स, मिसाल के तौर पर जैसे माइकोराइजी, तो माइकोराइजल एसोसिएशन की वजह से कुछ काइंड के मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन ज्यादा फैसिलिटेट हो रही होती है। ठीक है, माइकोराइजी कौन से मिनरल्स की
अपटेक को ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, तो उसमें माइक्रोराइजी के ज़रिए जो मिनरल्स की अपटेक फैसिलिटेट होगी, उसमें आपने जिंक याद रखना है, फॉस्फोरस याद रखना है और कॉपर। तो ये, हाँ जी, ये मिनरल्स हैं विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट विद हेल्प ऑफ माइक्रोराइजल फंजाई। तो ये सिम्बायोंट का रोल यहाँ पे हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म्स थे मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के, जबकि वाटर की एब्जॉर्प्शन हमेशा ऑस्मोसिस के जरिए होगी। इनका ये मैकेनिज्म डिफरेंट है, और ऑस्मोसिस में भी दो डिफरेंट टाइप का ऑस्मोसिस हम पढ़ते हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। लेकिन अपटेक ऑफ वाटर में कौन सा ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होगा? एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस इज नॉट इन्वॉल्व इन अपटेक ऑफ वाटर, ठीक है। वैसे वाटर की मूवमेंट में एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस दोनों इन्वॉल्व हैं वाटर की मूवमेंट में, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि इन द अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट विच ऑस्मोसिस इज इन्वॉल्व? एंडोस्मोसिस। बट इन द मूवमेंट ऑफ वाटर विच ऑस्मोसिस इज इन्वॉल्व? एंडोस्मोसिस भी इन्वॉल्व होगा, वहां पर एक्सोस्मोसिस भी इन्वॉल्व होगा। तो ये आपने मैकेनिज्म्स याद रखने। अच्छा, यहां पर एक और कंसेप्ट भी पूछा जाता है कि ये जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होंगे, उनका रेट ऑफ अपटेक एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, और वो डिपेंड करेगा कि उस मिनरल की बाहर और अंदर कंसंट्रेशन कैसी है। तो उसकी अपनी कंसंट्रेशन पर भी ये रेट डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि वो मिनरल किस मैकेनिज्म के जरिए अपटेक हो रहा है, तो उसके ऊपर भी ये रेट डिपेंडेंट होगा। तो बहरहाल एवरी काइंड ऑफ मिनरल हैज डिफरेंट रेट ऑफ अपटेक देन अदर काइंड ऑफ मिनरल, जबकि वाटर का जो रेट ऑफ अपटेक है वो भी इसी तरह से मिनरल्स के रेट ऑफ अपटेक से मुख्तलिफ होगा। हालांकि अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि ओनली दोज मिनरल्स कैन बी अपटेकन बाय द प्लांट विच आर डिसॉल्व इन वाटर, बट द रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जी, तो इस सवाल में भी आंसर आपके सामने ही झलक रहा है। जैसे आप देखिए कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच मिनरल बाय रूट इज एसेंशियली इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट किससे है वो? ऑफ इट्स कंसंट्रेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रूट। इस पर तो हमने कहा था कि डिपेंड करेगा ना, इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, ऑफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यस, इससे इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वाटर का रेट ऑफ अपटेक अलग और दूसरों का अलग होगा। ऑफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मिनरल्स, यस, इससे भी इंडिपेंडेंट होगा। सो बोथ बी एंड सी इस वजह से यहां पर ठीक हुआ है। हाँ जी बेटा, तो इसी तरह से देखिए ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ड्यूरिंग अपटेक ऑफ मिनरल आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव एंड इज डिपेंडेंट अपॉन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी जैसे आपको मैंने बताया था ना कि वो चूंकि एनर्जी डिपेंडेंट है, तो वो असेंट ऑफ स्टेप पर डिपेंड करेगा, या रेस्पिरेशन, या अपटेक ऑफ वाटर, या फिर ट्रांसपायरेशन। तो चूंकि वो एनर्जी डिपेंडेंट है, इस वजह से रेस्पिरेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है, सही। अच्छा, अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर बाय रूट, उसके बाद जब वो रूट में दाखिल हो जाते हैं तो डिफरेंट पाथवेज को वो यूटिलाइज करते हैं, मिनरल्स और वाटर। सो देयर आर 3 डिफरेंट पाथवेज, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर। सो इन पाथवेज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से कि आप देखिए जितने भी एडजेसेंट सेल्स हैं, जैसे रूट एपिडर्मल सेल्स, उसके बाद कॉर्टिकल सेल्स आ जाते हैं, फिर एंडोडर्मल सेल्स हैं, और उसके बाद फिर अंदर ये जाइलम और फ्लोएम वगैरह आ जाएंगे। तो इन तमाम एडजेसेंट सेल्स में जितनी भी सेल वॉल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, और सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोफिलिक मटेरियल। तो ये आप देख रहे हैं यहां पर ये रेड कलर में एक पाथवे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस पाथवे इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे। दिस इज नोन एज एपोप्लास्ट पाथवे विच इज फॉर्म्ड बाय इंटरकनेक्टिंग सेल्स वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ये पाथवे बिल्कुल आमतौर पर कंटिन्यूअस पाथवे होता है सिवाय एंडोडर्मिस रीजन के, क्योंकि यहां पर सेल वॉल के अंदर एक वैक्स डिपॉजिटेड है नोन एज सबेरिन। तो सबेरिन की वजह से, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सबेरिन वैक्स, एक स्ट्रिप वहां पर डेवलप हुई होती है। दैट स्ट्रिप इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप, इट इज मेड अप ऑफ वैक्स मटेरियल, देयरफॉर इट इज हाइड्रोफोबिक, और इसकी वजह से जो एपोप्लास्ट पाथवे यूटिलाइज होता हुआ दिखाया आपको यहां पर, वो यहां पे बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। जो वाटर और मिनरल्स एपोप्लास्ट पाथवे से गुजर कर जा रहे होते हैं वो एंडोडर्मिस
से आगे पास नहीं कर पाएंगे, उनको लाजमी यहाँ से अंदर साइटोप्लाज्म में दाखिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक पाथवे हो गया। दूसरा पाथवे कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे ये जितने भी एडजेसेंट सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म्स के कनेक्ट होने से बनता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ग्रीन एरिया ये साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अंदर ये ब्लू जो आपको एरोस दिखाएं ये दरअसल सिम्प्लास्ट पाथवे को इंडिकेट करें कि दो एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बाय मींस ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, और इस तरह से ये एक कंटिन्यूअस पाथवे फॉर्म कर रहे हैं। सो ये वाला जो पाथवे ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पाथवे, लेकिन इस पाथवे में एक प्रॉब्लम यह है कि इस पाथवे में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल से दूसरे सेल में दाखिल होते हुए मटेरियल्स को चेक किया जा रहा होता है, जबकि एपोप्लास्ट पाथवे में इस तरह का कोई चेकिंग मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। बहरहाल ये वाला जो पाथवे एपोप्लास्ट पाथवे के मुकाबले में ज्यादा यूज हो रहा होता है, अगरचे ये डिफिकल्ट है बट इट इज यूज्ड मोर देन द एपोप्लास्ट पाथवे। और तीसरा पाथवे यहां पर यह भी बन रहा है कि प्लांट सेल में चूंकि एक बड़ा साइज का वैक्यूल मौजूद होता है, तो इस तरह से ये एक प्लांट सेल और फिर ये दूसरे प्लांट सेल का वैक्यूल अगरचे ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन कुछ मटेरियल्स जो साइटोप्लाज्म में दाखिल हो जाते हैं वो फिर साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में आ जाएंगे और एक सेल के वैक्यूल से फिर दोबारा साइटोप्लाज्म में दाखिल होकर अगले सेल के वैक्यूल में जा सकते हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी एक पाथवे, तो इस तरह से ये तीसरा पाथवे वैक्यूलर पाथवे कहलाएगा। तो ये तीन डिफरेंट पाथवेज, उसमें एक एपोप्लास्ट, ये रेड लाइन एपोप्लास्ट पाथवे को इंडिकेट कर रही है। आप देख रहे हैं कि एंडोडर्मिस में आकर ये एपोप्लास्ट पाथवे इसने दोबारा से सिम्प्लास्ट में दाखिल हुआ और फिर आगे दोबारा ये एपोप्लास्ट में चला जाएगा। लेकिन जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो साइटोप्लाज्म के अंदर अंदर ही ये आगे ट्रैवल करेगा, और साथ इसके वैक्यूलर पाथवे। यहाँ पर देखो, अगर आपसे पूछा जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे कैन बी considered as simplast, तो वैक्यूलर पाथवे कैन आल्सो बी कंसिडर्ड सिम्प्लास्ट, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वैक्यूल जो कि साइटोप्लाज्म का हिस्सा है तो इस वजह से इसको भी सिम्प्लास्ट पाथवे का पार्ट होना चाहिए। इस तरह ये वाटर और मिनरल्स जो रूट के एपिडर्मल सेल्स में एब्जॉर्ब हुए थे थ्रू डिफरेंट पाथवेज दे आर एंटर्ड इनटू द जाइलम, और वहां से फिर इनका फर्दर अपटेक होगा। अच्छा, अब देखो, आयंस मूविंग इन द एपोप्लास्ट while it transport from root hairs to the xylem can only reach up to the, तो ये जो एपोप्लास्ट पाथवे से ट्रेवल कर रहे थे तो वो एपोप्लास्ट पाथवे कहां पर आकर ब्लॉक होगा, यहां पर सवाल का मकसद ये है। ठीक है, ये नहीं है कि वो जाइलम तक चला जाएगा, तो ये एंडोडर्मिस, यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, एंडोडर्मिस। जी, अब देखिए कि वाटर की मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है। जी अबिया मरियम। तो मुझे एक चीज बता दें कि जब हम ये पढ़ते हैं वैक्यूलर पाथवे और सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट, सर सबसे ज्यादा जो पानी को मेम्ब्रेन्स किसमें सबसे ज्यादा क्रॉस करनी पड़ती है, वैक्यूलर पाथवे में ना, फिर उससे कम सिम्प्लास्ट में और सबसे कम एपोप्लास्ट में। क्या मतलब पानी को? सर जो मिनरल्स गुजर रहे होंगे या वाटर, सर उनको मेम्ब्रेन से तो गुजरना पड़ता होगा ना। जी जी बिल्कुल, तो सर सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन्स फिर वैक्यूलर पाथवे में इसको क्रॉस करनी पड़ती हैं। हाँ बिल्कुल, ये हम कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि किस पाथवे में सबसे ज्यादा मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, तो वैक्यूलर पाथवे में चूंकि यहाँ पर देखिए कि एक सेल के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल में जाने के दौरान ये यहाँ से टोनोप्लास्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन, फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन, फिर ये टोनोप्लास्ट, फिर ये टोनोप्लास्ट, इस तरह से करके मैनी मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व इन द वैक्यूलर पाथवे। बिल्कुल, आपने एक अच्छा पॉइंट रियलाइज किया है, बिल्कुल सही है। अच्छा देखो, अब ये मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है, ये हम अभी जिक्र कर चुके हैं कि ऑस्मोसिस इज द मैकेनिज्म व्हिच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और ऑस्मोसिस में वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, यानी ऑस्मोसिस एक किस्म का डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन ऑस्मोसिस में थोड़ी सी कंडीशंस अप्लाई की हुई हैं कि एक तो ये डिफ्यूजन ऑफ वाटर है, हर एक डिफ्यूजन के साथ इसको यूं रिलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिफ्यूज़ करती हैं, लेकिन और वो बहुत सारी चीज़ें डिफ्यूज़ करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी वो डिफ्यूज़ कर सकती हैं, लेकिन वाटर की मूवमेंट
ऑस्मोसिस कहलाएगी, और ये ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। तो ये कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होती हैं और इसको ऑस्मोसिस को बाकी डिफ्यूजन मैकेनिज्म से डिफरेंशिएट करने में ये पॉइंट हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाटर की मूवमेंट हो रही है तो इसे ऑस्मोसिस कहा जाएगा। और ये एक पैसिव किस्म की मूवमेंट है विच इन्वॉल्व्स नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, पैसिव मूवमेंट है ये। अच्छा, इसमें आप देखिए कि अगर ये ऑस्मोसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है कि बाहर से सेल के अंदर वाटर दाखिल हो रहा है तो इसे एंडोस्मोसिस कहा जाएगा, और अगर ये सेल वाटर लूज करे तो दिस इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। जब ये सेल एंडोस्मोसिस परफॉर्म करते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर गेन करना शुरू कर देते हैं, और एक्स्ट्रा वाटर गेन करने की वजह से ये स्वेल करते हैं। इन दिस स्टेट दे आर नोन एज टर्जिड। इस स्टेट में इन सेल्स को टर्जिड कहा जाएगा, और ये फेनोमेनॉन टर्गर कहलाता है। टर्गर क्या चीज है कि व्हेन एक्स्ट्रा वाटर इज गेन्ड बाय द सेल, its vacuole is expanded, and due to the expansion of the vacuole, cytoplasm begin to push against the cell wall. This pushing pressure is called turgor, और जब ये turgor establish हो जाए the cell is known as turgid. जी ईमान फातिमा, क्या सवाल है बेटे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हाइपरटोनिक आइसोटोनिक भी इसी में इन्वॉल्व होंगे? जी बिल्कुल, अभी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आ रहे हैं। ओके सर जी ठीक है, तो ये टर्गर फेनोमेनॉन कहलाता है। और दूसरी तरफ जब ये वाटर लूज करते हैं तो वाटर लूज करने के बाद आप देख रहे हैं कि सेल इस तरह से श्रिंक हो गया है। सच अ श्रिंक्ड सेल इज कॉल्ड फ्लैसिड सेल। दिस काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड फ्लैसिड सेल। प्लांट के पास चूंकि सेल वॉल मौजूद होती है, इस वजह से टर्जिड स्टेट में प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करता। अगर एनिमल सेल हो तो वो वाटर एब्जॉर्ब करने की सूरत में जब टर्जिड होगा तो वो बस्ट कर जाएगा, लेकिन प्लांट सेल बस्ट नहीं करेगा। ये टर्गर किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप होगा, या दूसरे लफ्जों में कि इन विच सिचुएशन एंडोस्मोसिस अकर्स। सो एंडोस्मोसिस उस सूरत में होगी व्हेन द एनवायरनमेंट कंटेन्स मोर वाटर। यहां पर पानी की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो तब ये एंडोस्मोसिस परफॉर्म हो रहा है। एंड सच अ एनवायरनमेंट व्हिच कंटेन मोर वाटर इज नोन एज हाइपोटोनिक। तो इसका मतलब है कि ये एंडोस्मोसिस हाइपोटोनिक टाइप के एनवायरनमेंट में होगा। और जबकि ये एक्सोस्मोसिस जिसमें वाटर बाहर की तरफ मूव कर रहा था, तो इस एक्सोस्मोसिस में इन्वायरमेंट किस तरह का होगा जिसकी वजह से प्लांट सेल मजबूर हो गया अपना वाटर लूज करने पर। सो दिस इन्वायरमेंट इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मींस इट कंटेन्स लेस वाटर देन सेल्स है। सो ये हाइपरटोनिक टाइप का इन्वायरमेंट होगा जिसमें इस तरह का इफेक्ट डेवलप हो रहा है। अच्छा, यहां पर 2-3 और रिलेटेड टर्म्स भी हमने साथ डिस्कस करनी है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि प्लांट सेल जब वाटर लूज करता है तो ऐसी सूरत में फ्लैसिड हो जाता है, और इस सेल को तो फ्लैसिड कह रहे हैं, लेकिन इस फेनोमेनॉन को क्या कहेंगे? जैसे हमने यहाँ पर कहा कि जब सेल टर्जिड हो जाएगा तो इस फेनोमेनॉन को कहा जाएगा टर्गर। और इसी तरह से आप यहाँ पर क्या टर्म अप्लाई करेंगे? इससे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? The shrinkage of protoplasm due to exosmosis in a hypertonic environment. हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में जब एक्सोस्मोसिस की वजह से प्रोटोप्लाज्म की श्रिंकेज हो जाती है, दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। अगर हम किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को दोबारा से हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर एक्सपोज कर दें, देन व्हाट विल हैपन? तो वो जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल होगा वो दोबारा से वाटर गेन करना शुरू करेगा, और फिर दोबारा से वो टर्जिड होना शुरू हो जाएगा, उसमें दोबारा टर्गर स्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर हम इस टर्जिड सेल को दोबारा हाइपरटोनिक मीडियम में प्लेस करें, अच्छा एक मिनट, जब ये दोबारा से वाटर गेन करता है ना प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और फिर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता टर्गर डेवलप होना शुरू हो जाता है, दिस रीगेन ऑफ द टर्गर इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। किसी भी प्लाज्मोलाइज्ड सेल का दोबारा से वाटर गेन करना, ये क्या कहलाता है? डीप्लाज्मोलाइसिस। दिस इज रिवर्स ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस।
अच्छा, जब ये डीप्लाज्मोलाइसिस हो गया, ये दोबारा से टर्जिड हो गया, तो अब हम इस टर्जिड सेल को अगर फिर हाइपरटोनिक मीडियम में रखें तो आप देखेंगे कि इस हाइपरटोनिक मीडियम में पहले तो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो लॉस होगा, और जब वो एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसेंशियल वाटर जो उसके अंदर मौजूद है वो फिर लॉस होने लगेगा। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, जब उसका एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो चुका होता है और जो उसके अंदर इसेंशियल वाटर है वो लॉस होने लगता है, यानी वो पॉइंट जब ये प्लाज्मोलाइसिस बिल्कुल होने वाला होता है, उस पॉइंट को कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, तो ये तीनों टर्म्स आपने याद रखनी है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसका रिवर्स डीप्लाज्मोलाइसिस, और इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस मींस द point when plasmolysis is about to happen is known as incipient plasmolysis. अच्छा, अगर ये प्लाज्मोलाइसिस थोड़ी देर के लिए हो तो ऐसी सूरत में ओवरऑल प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ये तो हमने सेलुलर लेवल के ऊपर ये टर्म अप्लाई की है ना कि प्लाज्मोलाइसिस हो गया सेल का, लेकिन ओवरऑल प्लांट लेवल के ऊपर अगर हम अप्लाई करें कि उस वक्त प्लांट की हालत क्या होगी जब उसके सेल्स प्लाज्मोलाइज हो जाते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं विल्टिंग। प्लांट विल्ट कर जाता है। विल्टिंग क्या चीज है? विल्टिंग इज द लॉस ऑफ टर्गर। विल्टिंग इज द लॉस ऑफ टर्गर। जब टर्गर लूज हो जाता है किसी प्लांट का तो उसे विल्टिंग कहा जाता है। लेकिन आपने प्लाज्मोलाइसिस में और विल्टिंग में ये फर्क याद रखना है कि विल्टिंग टर्म इज यूज ऑन ओवरऑल प्लांट बॉडी, बट द प्लाज्मोलाइसिस टर्म इज यूज फॉर द सेल्स। इंडिविजुअल सेल्स को प्लाज्मोलाइसिस के जरिए हम कैरेक्टराइज करते हैं, जबकि ओवरऑल प्लांट बॉडी को विल्टिंग के जरिए। हालांकि ये दोनों एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। जब प्लाज्मोलाइसिस होगा तो डेफिनेटली प्लांट विल्ट कर रहा होगा। अच्छा, अगर ये थोड़ी देर के लिए ये कंडीशन डेवलप हुई थी इस तरह की हाइपरटोनिक, तो टेम्परेरी विल्टिंग होती है। लेकिन अगर कंडीशन परमानेंट हो कि प्लांट मुसलसल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है तो परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी। याद रखो कि जो टेम्परेरी विल्टिंग है वो रिवर्सिबल है, बट द परमानेंट विल्टिंग इज इरिवर्सिबल। एक दफा अगर परमानेंट विल्टिंग हो गई, प्लांट मुकम्मल तौर पर मुरझा गया, तो वो दोबारा से रिकवर नहीं कर सकेगा। सही? हाँ जी। तो उसके बाद अब आप देखिए कि ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इनकरेक्ट अबाउट ऑस्मोसिस। इनकरेक्ट आपने चूज करना है। ऑस्मोसिस के मुतालिक क्या इनकरेक्ट हो सकता है? सो इट अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो मूवमेंट होती है, इसको कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ये भी दुरुस्त है। इट डज नॉट इन्वॉल्व चैनल और कैरियर प्रोटीन। तो आपका क्या ख्याल है? इट डज नॉट इन्वॉल्व चैनल और कैरियर प्रोटीन, या इट मे और इट मे रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है, इसमें वाटर की मूवमेंट ही अमूमन करेक्टराइज की जाती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि अमूमन प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस डज नॉट इन्वॉल्व चैनल और कैरियर प्रोटीन, बट इन एनिमल्स the cell membrane has certain channels in some cells which are involved in the osmosis. मिसाल के तौर पर हमारे किडनी के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, नेफ्रॉन के सेल्स, उनमें एक्वापोरिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं which are involved in the osmosis. वो एक्वापोरिन प्रोटीन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को नेफ्रॉन में प्रमोट करती हैं। ठीक है, तो उस केस में तो ये चैनल और कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी, बट जैसे हम प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो वहां पर ये चैनल या कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसको थोड़ा सा हम अगर प्लांट के पराये में बात करें तो वहां पर ये ठीक होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल्स ऑफ द ऑस्मोसिस। तो अब देखो, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट एपिडर्मल सेल, अभी हमने जैसे अपटेक ऑफ वाटर डिस्कस किया था, तो ये एग्जांपल थी ऑस्मोसिस की। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ इंटरसेलुलर स्पेसेस टू आउटर एयर, क्या ये भी इंटरसेलुलर स्पेस, क्या ये भी ऑस्मोसिस की एग्जांपल होगी? या मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम फ्रॉम वन वेसल्स टू अनदर, क्या ये भी होगी? ऑल ऑफ देम या नन ऑफ देम? ए तो कंफर्म है। ठीक है, व्हाट अबाउट दीज टू? तो जरा इसके ऊपर गौर कीजिए
ये बात हो रही है कि भाई इस तरह से ये लीफ है और लीफ की ये 2 एपिडर्मिसेस, और इसमें आप देखिए यहाँ पर ये स्टोमेटा मौजूद हैं इधर, और हियर आर द सेल्स, और ये लीफ की इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई है, इंटरसेलुलर स्पेस। अब वो कहता है कि लीफ इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर अगर वाटर यहाँ पर मौजूद है इस जगह पर, और यहाँ से वो निकल कर ये स्टोमेटा के जरिए बाहर जाता है, तो क्या ये ऑस्मोसिस होगा? तो देखो यहाँ, हाँ यहाँ पर तो कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व ही नहीं हुई तो इस वजह से, चूंकि मेम्ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुई, तो इस वजह से इससे ऑस्मोसिस नहीं कहा जा सकता। अभी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि ऑस्मोसिस मस्ट इन्वॉल्व सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और फिर दूसरी बात ये देखिए कि जाइलम जो टिश्यू है, जाइलम टिश्यू, उसमें यूं लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनको जाइलम वेसल्स कहा जाता है। दीज इलोंगेटेड सेल्स हैव नो क्रॉस वॉल्स, दीज आर डेड सेल्स। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस्ड होते हैं, और इनके एक दूसरे के साथ अटैच होने से एक इलोंगेटेड पाइपलाइन डेवलप होती है। तो इस पाइपलाइन के अंदर जो वाटर का यूं फ्लो हो रहा होगा, इसमें भी कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगी, सो ये कंटिन्यूस फ्लो होगा, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी द ऑस्मोसिस। सो इसका मतलब है ऑल ऑफ देम भी नहीं हो सकेगा फिर। तो इस तरह से जो राइट आंसर बनता है वो सिर्फ ये पहला ऑप्शन बनेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट एपिडर्मल सेल्स। हाँ जी, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, द रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द आउटर एटमॉस्फेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस चीज की एग्जाम्पल है? देखो ये ऑस्मोसिस की एग्जाम्पल है, सिंपल डिफ्यूजन, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर ये बात समझाई कि लीफ की इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर अगर वाटर मौजूद है तो वो वेपर्स की फॉर्म में, वो वेपर्स वहां से हाँ जी मूव करके बाहर चले जाएंगे। तो इस लिहाज से ये कौन से टाइप की मूवमेंट हो सकती है? दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन मूवमेंट, यानी जैसे वाटर वेपर्स यूं हवा में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म है। जैसे आपने कपड़ों को किसी तार के ऊपर सूखने के लिए डाला हुआ है, तो वो कपड़ों में वाटर मौजूद है और वो कपड़ों में से निकल कर वो एयर में डिस्पर्स हो रहा है, तो दिस इज अगेन सिंपल डिफ्यूजन, ये ऑस्मोसिस नहीं होगा। सही? तो ये मकसद ये है कि ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो, अगर उससे रिलेटेड कोई भी बात पूछी जाए तो आप उसको जवाब दे सकें। अच्छा, तो वाटर की ये जो मूवमेंट परफॉर्म होती है उस दौरान कुछ वाटर रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं। So what type of relationships are developed? इन वाटर रिलेशनशिप्स में एक रिलेशनशिप को कहते हैं वाटर पोटेंशियल, दूसरे को सोल्यूट पोटेंशियल और तीसरे को प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है। पीएमसी सिलेबस में सिर्फ सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है, लेकिन विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल आप सोल्यूट पोटेंशियल का आइडिया डिस्कस ही नहीं कर सकते। और जब सोल्यूट पोटेंशियल का आइडिया डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर पोटेंशियल भी बीच में आएगा। तो इस वजह से ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। इस हवाले से काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज यहाँ से अराइज होते हैं। अच्छा, ये इनकी सिंबल्स आपने याद रखनी है। ये सिंबल इसको प्रोनाउंस किया जाता है साई, लेकिन लिखा जाएगा पी के साथ, पी साइलेंट। तो साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल का सिंबल है, साई एस सोल्यूट पोटेंशियल का सिंबल है, और साई पी इज द सिंबल ऑफ द प्रेशर पोटेंशियल। सो सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल एक्चुअली है क्या? वाटर पोटेंशियल आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर दैट इनेबल्स इट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है जो उसको मूव करने के काबिल बना रही है, दिस इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। ठीक है, गौर से सुनिएगा, दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। अच्छा, तो वाटर के अंदर एनर्जी मौजूद है और ये एनर्जी वाटर को इनेबल कर रही है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए ये प्योर वाटर, अगर आप इसको जमीन पर यूं गिराएं तो आप देखिए ये तेजी से गिरता हुआ जाएगा। सो एक्चुअली इट हैज एनर्जी बिकॉज ऑफ विच इट कैन फ्लो। अगर आप इसको किसी स्मूथ सरफेस पर गिराएं तो ये बहता हुआ जाएगा। बट अगर दूसरी तरफ यहां पर आप दूसरे सॉल्यूशंस को कंपेयर करें, मैं आपको वो कंपेयर करवाता हूं, तो यहां पर आप देखो वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मीडियम। तो चूंकि देखो यहां पर
इस प्योर वाटर के अंदर 100% वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई और कंटेमिनेशन नहीं है इस प्योर वाटर के अंदर। इस वजह से यहां पर वाटर का पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, क्योंकि ये कहा है कि वाटर पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने इस रिलेशनशिप को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जिस मीडियम के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा वहां वाटर पोटेंशियल ज्यादा, जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम वहां पर वाटर पोटेंशियल कम। दरअसल वाटर पोटेंशियल वाटर की एनर्जी को कहा जाता है ना, तो लिहाजा वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो देयरफॉर वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। आप जैसे मुलाहिजा करें कि यहां पर मैंने अभी ये प्योर वाटर की एग्जांपल कोट की थी, इसमें 100% वाटर है, लेकिन अगर हम यहां पे जामे शीरी की एग्जांपल कोट करें तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत सारे सोल्यूट्स ऐड किए हुए हैं, तो जामे शीरी इज नॉट अ प्योर वाटर, इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम हो गई है, तो डेफिनेटली इसके अंदर वाटर पोटेंशियल भी कम हो गया है। एंड व्हाट अबाउट हनी? हनी इज अनदर केस, इसमें आप देखो वाटर की कंसंट्रेशन इंतहाई कम होगी, लिहाजा इसमें वाटर पोटेंशियल और कम होगा। तो आप देखिए इन तीनों मीडिया में जो मोबिलिटी है उसमें फर्क नजर आ रहा है। जैसे प्योर वाटर ज्यादा फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो करता है और जामेशीन उससे कम, और जबकि हनी के अंदर बहुत कम आपको फ्लूइडिटी दिखाई देगी बिकॉज ऑफ लेस वाटर पोटेंशियल। अच्छा, तो वाटर पोटेंशियल के हवाले से ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ मीडियम। एक और बात आपने यहां पर याद रखना है कि प्योर वाटर हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। वो कैसे भाई? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, उससे ज्यादा किसी में हो ही नहीं सकती। देयरफॉर द प्योर वाटर हैज हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होगी परसेंटेज में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भाई ये जो प्योर वाटर है इट हैज 100%, प्योर वाटर हैज 100% वाटर कंसंट्रेशन। इसमें चूंकि कोई और कंटेमिनेशन नहीं है तो इस वजह से वाटर का प्रोपोर्शन कितना होगा? 100%। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा भाई? हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किस मीडियम का होगा? प्योर वाटर का। और कितना होगा? द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज डेजिग्नेटेड अ वैल्यू ऑफ 0। कितना होगा भाई प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल? तो आपने 0 उसको अज्यूम करना है। इसको 0 वैल्यू क्यों दी गई? असल में प्योर वाटर को हम एक रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे। बाकी जितने भी मीडिया हैं उनके वाटर पोटेंशियल को प्योर वाटर के साथ रिलेट किया जाता है, लिहाजा इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 0 रख दी गई है, और बाकी जितने भी मीडिया होंगे उनके वाटर पोटेंशियल को फिर इसके मुनासबत से हम करेक्टराइज करेंगे। चूंकि प्योर वाटर दैट हैज हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल एंड दैट वाटर पोटेंशियल इज 0, तो ऐसी सूरत में, ठीक है, ऐसी सूरत में इसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि 0 वाटर पोटेंशियल है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी तो यहां पर मौजूद है। देखो यहां पर ये पॉइंट आउट किया है कि इवन दो द प्योर वाटर कंटेन्स प्लेंटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट एनर्जी इज इग्नोर्ड। उसको हमने एक दफा इग्नोर कर दिया है, बस उसको हमने एक रेफरेंस वैल्यू कोड कर दी है 0 ताकि बाकी मीडिया को उसके साथ कंपेयर कर सकें। सही। तो अब आप देखो कि इट इज टेकन एज रेफरेंस बिकॉज the water potential of all other solutions are compared with the pure water। जैसे water potential of all other solution कैसा होगा? वो लाजमी तौर पर 0 से लेस होगा, क्योंकि जितने भी solutions होंगे उसमें water के साथ साथ solute भी मौजूद होगा। जब solute मौजूद होगा तो water की concentration क्या 100% रहेगी? फिर नहीं रहेगी, वाटर की कंसंट्रेशन डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो जैसे ही वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि उसका वाटर पोटेंशियल भी फिर 0 से कम हो जाएगा। सही, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन के साथ वाटर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इस बात को माइंड में रखिएगा। तो लिहाजा किसी भी सॉल्यूशन में जो कि वाटर के साथ सोल्यूट भी प्रेजेंट होता है, इस वजह से उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल वो लेस देन 0 हो जाएगा। और लेस देन 0 का मतलब क्या है? मैथमेटिकल टर्म्स में उसकी वैल्यू नेगेटिव रेंज में आ जाएगी, क्योंकि लेस देन 0 जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। क्लियर? हाँ जी। तो वाटर
हमेशा अगर इसकी मूवमेंट को हम वाटर पोटेंशियल की रेफरेंस में डिफाइन करें तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। हमेशा मूवमेंट ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। जी बेटा, तो उसके बाद देखिए सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल ये जैसे अभी वाटर पोटेंशियल के साथ मैंने आपको बताया था कि और भी कुछ पोटेंशियल्स रिलेट करते हैं, ये भी वाटर रिलेशंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने प्योर और डिस्टिल वाटर ऐड किया है। जैसे अगर ये सपोज कीजिए कि 100 ml डिस्टिल वाटर यहां पर इस बीकर के अंदर एडेड है। अगर हम इस बीकर में, चूंकि यहां पर पहले प्योर वाटर मौजूद था, तो अगर आप इसके अंदर ग्लूकोज ऐड करेंगे, सपोज कीजिए कि 5 ग्राम ग्लूकोज हम इसके अंदर ऐड करते हैं, तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ 5 ग्राम ग्लूकोज डेफिनेटली इस प्योर वाटर के अंदर जो वाटर पोटेंशियल था वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट के ऐड करने की वजह से वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, लिहाजा इसमें वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिफोर द एडिशन ऑफ सोल्यूट यहां पर वाटर पोटेंशियल कितना था, तो बिफोर द एडिशन ऑफ सोल्यूट यहां का वाटर पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है 0। लेकिन आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस सोल्यूट इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो अगर हम यहां पर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अज्यूम करें कि मिसाल के तौर पर अगर 1 ग्राम हम ग्लूकोज का ऐड करते हैं, तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू थोड़ा वेरी कर सकती है। तो सपोज दैट अगर 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इसके ऐड करने की वजह से अगर -1 का चेंज आता है उस वाटर पोटेंशियल के अंदर, तो ऐसी सूरत में 5 ग्राम ऐड करने की वजह से कितना चेंज आएगा, कितना ये वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो कितना होना चाहिए -5। ठीक है जी। तो इस तरह से आप देखिए कि ये सोल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल के अंदर यूं कमी आ जाती है। जी बेटा, आप लोग ये बात समझ रहे हैं कि सोल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल के अंदर ये कमी कैसे आई है। दरअसल जब सोल्यूट को आपने पानी के अंदर ऐड किया तो सोल्यूट पार्टिकल्स ने वाटर की कुछ एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया उसके अंदर डिसॉल्व होने के लिए। इस वजह से जो ओवरऑल एनर्जी थी वो कम हो गई। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में बिल्कुल रिलेशनशिप वाजे हो रही है कि सोल्यूट ऐड करने से वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है, इस वजह से भी वाटर पोटेंशियल कम हो गया है, और दरअसल सोल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर की कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो गई है विद द सोल्यूट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द सोल्यूट, इस वजह से भी वाटर पोटेंशियल इसका कम हो गया। अगर हम इसको मेजर करें कि भाई ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट हाउ मच डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल अकर्स, तो इस मेजरमेंट को आप इस तरह से पॉइंट आउट करेंगे कि 0 से लेकर -5 तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, -5। यहां पर देखो ये जो वैल्यूज हैं ये किलो पास्कल्स के अंदर गिवन है। किलो पास्कल ये प्रेशर का यूनिट है ना, चूंकि यहां पर ये पोटेंशियल या प्रेशर्स की बात हो रही है तो हमने प्रेशर का यूनिट यूज किया हुआ है किलो पास्कल, या समटाइम मेगा पास्कल भी यूज करते हैं। इवन एटमॉस्फेयर या बाहर जो दीगर यूनिट्स हैं वो भी यूज किए जा सकते हैं। तो बहरहाल ये किलो पास्कल में अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 से -5 किलो पास्कल का अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस क्या बनेगा, ये -5 किलो पास्कल ये वैल्यू बनेगी। दिस वैल्यू वुड नॉट बी +5 किलो पास्कल, क्योंकि ये 0 से लेस वाली रेंज के अंदर ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, इस वजह से ये नेगेटिव वैल्यू होगी। यहां पर थोड़ा सा वो मैथ्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये बात प्री मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं इस बात को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि 0 से नीचे वाली वैल्यू है, इस वजह से ये -5 वैल्यू होगी। तो ये जो डिफरेंस आपने यहां पे कैलकुलेट किया, डिफरेंस किस चीज का, डिफरेंस ऑफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्योर वाटर टू द सोल्यूशन, यानी बिफोर द एडिशन ऑफ सोल्यूट एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ सोल्यूट, ये जो डिफरेंस है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट, दिस डिफरेंस इज टर्म्ड एज सोल्यूट पोटेंशियल। सो हाउ कैन वी डिफाइन द सोल्यूट पोटेंशियल, वी कैन डिफाइन द सोल्यूट पोटेंशियल एज अ मेजर ऑफ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। इस वाटर पोटेंशियल के अंदर जो डिक्रीज आ रहा है, इस डिक्रीज के मेजर को
सोल्यूट पोटेंशियल कहा जाएगा। और ये जो डिक्रीज आया ये किस वजह से आया? ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एडिशन ऑफ सोल्यूट की वजह से ये डिक्रीज आया, देयरफॉर इट इज नोन एज सोल्यूट पोटेंशियल। अच्छा, यहां पर ना ये बात थोड़ी जल्दी हजम नहीं होती है। मैं अभी आपको यहां पर एक और एग्जाम्पल कोड करूंगा, तो उसके बाद फिर ये वाली जो बात है ये वाजे तौर पर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। जैसे यहां पर देखो एक रिलेशनशिप हम यहां पे शो करें कि सोल्यूट रिड्यूसेस द वाटर पोटेंशियल रिजल्टिंग इन अ मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। चूंकि वाटर पोटेंशियल को कम किया ना, तो जीरो से कम हुआ तो वो मोर नेगेटिव बाय कंज्यूमिंग सम पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल इन द वाटर। ये बात मैंने आपको समझा दी है। अब देखो सोल्यूट पोटेंशियल ये नेगेटिव होता है प्लांट सेल के अंदर, और डिस्टिल वाटर में क्या सोल्यूट पोटेंशियल मौजूद होगा? तो वहां पर इसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि वहां पर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू भी जीरो है, तो वहां पर सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू भी जीरो होगी प्योर वाटर के अंदर। लेकिन किसी भी सेल के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सोल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये टर्म भी इसके लिए याद रखिए। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सो सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल हैज नेगेटिव वैल्यू इन एनी सॉल्यूशन और इन अ प्लांट सेल, लेकिन डिस्टिल वाटर में जीरो। सही। अच्छा, इसके साथ साथ अब एक और पॉइंट पे हम गौर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगेन आपको ये एग्जांपल दी है कि इफ देयर इज प्योर वाटर इन द बीकर, 100 ml हमने प्योर वाटर लिया एंड वी हैव एडेड 10 ग्राम ग्लूकोज इन द प्योर वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन। तो बिफोर द एडिशन ऑफ द सोल्यूट what was the water potential? Zero. But after the addition of the solute, now what is the water potential? -10. So if we measure this decrease, तो ये जो measure of decrease है इसके अंदर this would be called as a solute potential. तो इसका solute potential -10 हो गया। ठीक है, तो हमने जैसी पहली एग्जांपल डिस्कस की है वैसे ये डिस्कस किए। फर्क क्या है? वहां पर हमने 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया था, यहां पर 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया है। सही। अब हम दोनों को जरा कंपेयर करके देखते हैं। दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि जो पहले वाली एग्जांपल थी जिसमें हमने 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया था, ठीक है, और दूसरी एग्जांपल बी एग्जांपल इसके अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया है। तो मैं अगर आपसे यहां पे सवाल पूछता हूं कि विच सॉल्यूशन, अब दोनों सॉल्यूशन बन गए ना, प्योर वाटर तो नहीं रहे, विच सॉल्यूशन ए और बी, ठीक है, हैज हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। अगर हम सोल्यूट कंसंट्रेशन को इन दोनों में मेजर करें कि भाई सोल्यूट कंसंट्रेशन किस मीडियम की ज्यादा है, मैंने दो आपको मीडिया एक्सप्लेन किए हैं। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है? यहां पर ए और बी दो हमने सॉल्यूशंस तैयार किए हैं, तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होनी चाहिए? 5 की सर। क्या मैंने सोल्यूट कंसंट्रेशन पूछा है बेटे? एक में हमने 5 ग्राम सोल्यूट ऐड किया था, दूसरे में 10 ग्राम। सो विच हैज हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन? सर सोल्यूट कंसंट्रेशन तो इसकी ज्यादा होगी जिसमें 10 ग्राम ऐड, जिसमें 10 ग्राम ऐड किया है। तो चूंकि हमने ये बी के अंदर 10 ग्राम ऐड किया था, तो 10 ग्राम इज हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। जबकि ए के अंदर हमने चूंकि 5 ग्राम ऐड किया था, तो 5 ग्राम इज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। तो हमें यह अंदाजा हुआ कि ये जो दो सॉल्यूशंस हैं ए और बी, इनमें सोल्यूट कंसंट्रेशन 5 ग्राम वाली लेस है और 10 ग्राम वाली हायर है। लेकिन अब मैं यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछता हूं कि सोल्यूट पोटेंशियल, देखो ये जो सोल्यूट पोटेंशियल था, सोल्यूट पोटेंशियल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई एस के साथ, तो सोल्यूट पोटेंशियल इन दोनों मीडिया में कंपेयर करें, मीडियम ए और मीडियम बी। देखो मीडियम ए के अंदर जो सोल्यूट पोटेंशियल डेवलप हुआ था उसकी वैल्यू थी -5 किलो पास्कल, और जबकि सोल्यूशन बी के अंदर जो अब सोल्यूट पोटेंशियल रिकॉर्ड हुआ वो कितना है? -10 किलो पास्कल। तो अब बताइए इन दोनों में से विच वन इज हायर वैल्यू एंड विच वन इज लेसर वैल्यू?
-5 is higher value. This is higher value, exactly. -5 is higher value, whereas -10 is lower value. क्योंकि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लेस नेगेटिव वैल्यू होती है वो हायर वैल्यू होती है, और जो मोर नेगेटिव वैल्यू होती है वो लेसर वैल्यू होती है. तो इस हवाले से आप देखिए कि सोल्यूट पोटेंशियल ये ए मीडियम का, ए सोल्यूशन का हायर है, जबकि सोल्यूट कंसंट्रेशन ए की लोअर है, और जबकि सोल्यूट पोटेंशियल बी का लोअर बट सोल्यूट कंसंट्रेशन यहां पर हायर है. तो हमें इन दोनों रिलेशन से क्या बात समझ में आई है कि ये जो सोल्यूट पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप आपको नजर आ रही है. कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द मीडियम और जबकि सोल्यूट पोटेंशियल, इन दोनों में क्या ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के साथ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आपको इन दोनों एग्जांपल्स को देखकर क्या बात माइंड में क्लियर हो रही है. सर इनवर्स है. इनवर्स रिलेशन है इनमें कि सोल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द मीडियम. यानी इससे हमें यह बात समझ में आई कि जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना सोल्यूट पोटेंशियल लेस 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 होता चला जाएगा. विच मीडियम हैज हाईएस्ट सोल्यूट पोटेंशियल? कैन यू टेल मी which medium has highest solute potential? कौन सा मीडियम होगा जिसमें हाईएस्ट, दुनिया में आप मुख्तलिफ चीजों के नाम ले सकते हैं, बताओ कि किसके अंदर सोल्यूट पोटेंशियल हाईएस्ट होगा. तो आप यहां पर आंसर देंगे प्योर वाटर. प्योर वाटर हैज हाईएस्ट सोल्यूट पोटेंशियल, और वो कितना होता है सोल्यूट पोटेंशियल हाईएस्ट? 0. अभी मैंने आपको यहां पे पॉइंट आउट किया कि सोल्यूट पोटेंशियल is negative in the plant cell but 0 in the distal water, और 0 जाहिर है कि ये नेगेटिव वैल्यू से हायर वैल्यू होगी. क्लियर होगी बात. तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बड़ी मुश्किल से समझ में आ रहा होता है, तो इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि सोल्यूट पोटेंशियल एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स and they are not directly proportional to each other. More the solute added, less will be the solute potential, और less सोल्यूट होगा तो मोर विल बी द सोल्यूट पोटेंशियल. ओके, अच्छा, आप जरा ये सवाल का जवाब दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ प्योर और डिस्टिल वाटर. तो इसका 0 है, या फॉर ग्रेटर देन 0, या फॉर लेसर देन 0, या नियरली इक्वल टू 0, या ऑल आर पॉसिबल. सर 0 होगा. 0. तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल एग्जैक्टली 0 है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद देखिए सोल्यूट पोटेंशियल, इसके बाद मुतालिक हमने ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप की कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द मीडियम. इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह ग्रिप कर लें ताकि आगे मजीद सवालात आसान हो जाएं, वरना ये अगर कॉन्सेप्ट जहन में नहीं बैठेगा तो आप बार बार परेशान होंगे कि सर ये कैसे, सर ये कैसे. तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें. ठीक है. तो इससे ये हमें बात वाज़ेह हो रही है कि मोर सोल्यूट विल बी एडेड, मोर नेगेटिव विल बी द वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल, एंड मोर नेगेटिव मींस द लेसर विल बी द सोल्यूट पोटेंशियल. ठीक. अच्छा, आप देखो सोल्यूट पोटेंशियल, इसमें ज्यादातर आपको जो सेल्स नजर आएंगे नेचर के अंदर, उनका सोल्यूट पोटेंशियल -0.5 टू -1 मेगा पास्कल के करीब होता है तकरीबन. ये सोल्यूट पोटेंशियल आमतौर पर सेल्स के अंदर आपको मिलता है. सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड टू देम वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, तो जब सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम हो जाएंगे आपस में इनके अंदर, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनके साथ बन जाएंगे. इस तरह से एनर्जी जो वाटर के पास थी वो थोड़ी सी शेयर हो जाएगी, तो यूं कम हो जाती है एनर्जी वाटर की, और इसी वाटर की एनर्जी की डिक्रीज को दरअसल सोल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है. हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जैसा कि ऑयल विच कैन नॉट बाइंड विद द वाटर एंड कैन नॉट अंडरगो सोल्यूशन, यानी अगर आप ऑयल डाल दें पानी के अंदर, वो चूंकि डिसॉल्व नहीं हो रहा तो उससे कोई सोल्यूशन भी नहीं बन रहा, और जब सोल्यूशन नहीं बन रहा तो ऐसी सूरत में वाटर की कंसंट्रेशन कम भी नहीं हो रही. तो इसका मतलब है कि किसी वाटरी मीडियम में ऑयल डालें तो वाटर पोटेंशियल पे कोई फर्क पड़ेगा? नो. लेकिन अगर हम उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस डालें जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? यस. तो बस ये बात जहन में रखनी है आपने कि कोई भी सोल्यूट जो सॉल्युबल नहीं है पानी के अंदर, हाइड्रोफोबिक है, वो
उसके वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट नहीं करता और ना ही फिर वो सोल्यूट पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करने में इन्वॉल्व होगा। हाँ जी, अब प्रेशर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जल्दी से देख लें कि प्रेशर पोटेंशियल में अभी हमने जैसे ये एग्जांपल आपके सामने कोट की थी कि भाई 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया, डिस्टिल वाटर में सॉल्यूशन बन गया, तो पहले 0 था इसका वाटर पोटेंशियल, बाद में -10, तो इसका जो डिफरेंस है वो -10 किलो पास्कल है। ये बात हम कर चुके हैं। अब देखो अगर हम इसके अंदर, ठीक है, ड्यू टू द, यहां पर हम अगर वाटर ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहां पर सपोज करें वाटर ऐड करते हैं, पहले तो हमने सोल्यूट ऐड किया था ना, इफ वी ऐड वाटर इन इट देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर, द वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस सॉल्यूशन ये ऊपर मूव करेगा, इट विल गो अप या इट विल गो डाउन या कम हो जाएगा। सो व्हाट इज द इफेक्ट इफ द वाटर इज एडेड इन अ सॉल्यूशन? बढ़ेगा, बिकॉज ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर, वाटर पोटेंशियल इज वाटर कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, और जितनी वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। सही है, तो ये वजह थी यहां पर। जी बेटा, 100 से ज्यादा हो जाएगा वाटर पोटेंशियल की। सर ये तो 0 रहना है ना। 100 पे कहां पे गए हैं अभी हम? 100 वाली बात कैसे आपके जहन में आ गई? सर मतलब कि मैक्सिमम जो है वो 100 है ना वाटर पोटेंशियल। मैक्सिमम किस, वाटर ऐड करेंगे तो वो इंक्रीज कर जाएगा। तो मैक्सिमम किसने कहा कि 100 है? मैक्सिमम बेटे 0 हमने कहा है अभी यहाँ पे, 100 की तो बात ही कोई नहीं हुई। ठीक है, 0 इज, सर वो तो प्योर वाटर का 100 जो था वो। बेटे 100 कहां कहा था हमने? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज 0, नॉट 100। वो हमने 100% कंसंट्रेशन कही थी, वो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहा था। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 100%, और मैंने कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और वाटर पोटेंशियल दो अलग अलग फेनोमेना एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, वाटर पोटेंशियल अगरचे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के साथ, तो जहां पर वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल दैट इज 0, तो वहां पर 100% कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगी। वो ये वाली बात की थी 100 की, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू वहां पे 0 होगी, उसको 100 नहीं कहेंगे। क्लियर होगी बात ये? हाँ जी, तो अब देखो हम बात कर रहे हैं कि ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन, किसी भी वाटर सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड करने से, या जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी सेल के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर इन अ सेल, वाटर पोटेंशियल ऑफ दैट सेल विल गो अप और गो डाउन। सो इट विल गो अप। तो हम यहां पर अगर इसको मेजर कर लें कि बिफोर द एडिशन ऑफ वाटर उसका वाटर पोटेंशियल क्या था, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ मोर वाटर अब उसका वाटर पोटेंशियल कितना बढ़ गया है। सो दिस इंक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, यहां पर देखो कि ड्यू टू द एडिशन ऑफ मोर वाटर इन द सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज्ड। Since the water potential is directly proportional to the concentration of water, therefore the water potential will also be increased. तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे वाटर पोटेंशियल को? द मेजर ऑफ इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट, ड्यू टू द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर, और ड्यू टू द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो यहां पर दूसरा एक और एस्पेक्ट भी है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी मीडियम के अंदर वाटर ऐड नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये, हाँ जी, ये जो सारी सिचुएशन हमने डिस्कस की है ना, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे की है। ये किस पर की है हमने? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने यकीनन केमिस्ट्री के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओवरऑल जो गैसेस का प्रेशर हमारी एयर के अंदर मौजूद होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम आमतौर पर एटमॉस्फेयर में मेजर कर रहे होते हैं ना, इसका यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर। सो 1 एटमॉस्फेयर इज सपोज्ड टू बी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो 1 एटमॉस्फेयर है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर हम ये सारी वैल्यूज को डिस्कस कर रहे थे। वो कहता है कि अगर इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर फोर्स हम पानी के ऊपर अप्लाई करें, तो ऐसी सूरत में भी उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है।
देखो अभी हमने एक बात कही कि हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका है, बताइए, शाबाश। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किस मीडियम का होता है? प्योर वाटर का, गुड। हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल ये प्योर वाटर का है, और कितना है प्योर वाटर? 0, गुड, ठीक है, ये 0 है। आपसे अगर मैं सवाल पूछता हूं कि ये जो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 है, ये किस कंडीशन में है? सो आपने ये याद रखना है कि एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या ये जो प्योर वाटर है इसका जो वाटर पोटेंशियल हमने हाईएस्ट का दैट इज 0, क्या ये इससे भी ज्यादा हो सकता है? यस, इससे ज्यादा तब हो सकता है अगर आप ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये चेंज कर दें। अगर आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये 0 से ऊपर जा सकता है, फिर ये 0 नहीं रहेगा। ये जो हम 0 वैल्यू ले रहे थे वो किस कंडीशन में ले रहे थे? एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट एट द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वाटर पोटेंशियल विल बी इंक्रीज। तो वो जो इंक्रीज आएगा वाटर पोटेंशियल के अंदर, उस इंक्रीज को दरअसल प्रेशर पोटेंशियल कहा जाएगा। यानी अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाएंगे उससे भी प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा, और अगर आप वैसे किसी सोल्यूशन के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो उससे भी वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और वो जो इंक्रीज आएगा उस इंक्रीज को प्रेशर पोटेंशियल कहा जाएगा। बस अब इन दोनों में आपने फर्क याद रखना है कि जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो मेजर ऑफ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल है, और प्रेशर पोटेंशियल मेजर ऑफ इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल चूंकि मेजर ऑफ डिक्रीज है, इस वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा नेगेटिव। बट pressure potential is measure of increase in the water potential, therefore its value is always positive। तो ये आपने वाज़े तौर पर इन दोनों में फर्क याद रखना है। बाज़ वक़्त आगे हम MCQs की बात करेंगे तो वहां पर आपको कुछ वैल्यूज नजर आएंगी। अगर उसमें आपको कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ द सोल्यूट पोटेंशियल, तो उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू है वो सोल्यूट पोटेंशियल की नहीं हो सकती, नेगेटिव हो सकती है। और इसी तरह से जो प्रेशर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आपने इस तरह से उसको फिर गेस करना है। अच्छा, तो अब हमने देखो ये यहां पर पहले जो एग्जांपल ली थी, तो उसके बाद अब देखो ये एक और एग्जांपल। तो इसमें हम यहां पर ये वाटर ऐड कर रहे हैं, और वाटर ऐड करने की वजह से उसका ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अभी मैंने बात की है ना यहां पर कि ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स अप्लाई करने से प्रेशर पोटेंशियल कैसे इंक्रीज हो जाता है और उसका वाटर पोटेंशियल कैसे इंक्रीज हो जाता है, तो देखो उसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे हमारे पास जो ज़ेरे ज़मीन वाटर का टैंक होता है घरों में अमूमन, तो उसमें वाटर सप्लाई का पानी आता है और फिल होता रहता है, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ऊपर छत पर जो हमने टैंक बनाया होता है तो उसमें उसको पानी को चढ़ाने के लिए एक पंप यूज़ करते हैं। तो वो ज़ेरे ज़मीन जो टैंक होगा वहाँ से उसको वाटर को पंप करके ऊपर मूव करवाएगा। अब देखो ये जो ज़ेरे ज़मीन वाटर मौजूद है टैंक के अंदर, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इस पाइपलाइन में खुद ब खुद चढ़ के ऊपर चला जाए, लेकिन हम यहाँ पर अगर एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि मूव करके ऊपर तक चला जाएगा। हमने यही कहा था ना अभी शुरू में कि वाटर पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जो वाटर को इनेबल करती है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक के अंदर जो वाटर था उसमें एनर्जी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि वो खुद ब खुद ऊपर तक चला जाता, लेकिन हमने जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और अब वो मूव करके ऊपर तक चला गया। सही। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फोर्स होती है वो भी वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करने का सबब बनती है जी। तो इसमें ये वाली जो बात मैंने आपको समझाई है ना, वो उसी चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन यहां पर हम देखते हैं कि इफ इक्विवेलेंट टू पंपिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सच अ सिचुएशन मे अराइज इन अ लिविंग सिस्टम। वो कैसे लिविंग सिस्टम में ये अराइज होगी? देखो यहां पर वाटर जब ऐड होता है, मिसाल के तौर पर जैसे ये आप देखिए फ्लोएम सेल्स हैं, दीज आर द फ्लोएम सेल्स। तो फ्लोएम सेल्स के अंदर सोल्यूट्स ऐड हो रहे होते हैं फ्रॉम द सोर्स सेल। यहां पर सोल्यूट ऐड हो रहे होंगे, कौन सा सोल्यूट है? सुक्रोज। सुक्रोज इज जनरली एडेड इन द फ्लोएम सेल्स। तो जैसे जैसे सुक्रोज यहां पर ऐड होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ने से वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी वाटर का पोटेंशियल कम हो जाता है, और लिहाजा जो सराउंडिंग जाइलम सेल्स होते हैं वहां से वाटर निकलकर
इन फ्लोएम सेल्स के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो जब ये वाटर निकलकर फ्लोएम सेल्स में दाखिल होगा तो ऐसी सूरत में फ्लोएम सेल्स में एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, यानी इसका जो पहले वाला वाटर पोटेंशियल था उससे ज्यादा वाटर पोटेंशियल यहां पे स्टैब्लिश होगा। सो दिस वाटर पोटेंशियल इनेबल द सोल्यूट या इनेबल द सॉल्यूशन टू मूव फ्रॉम वन सीव ट्यूब सेल टू अनदर। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अब ये सॉल्यूशन एक सीव ट्यूब सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये वो उसी तरह का फेनोमेनॉन है जो कि आपने अभी ये पंपिंग ऑफ वाटर के अंदर देखा कि वहां पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई थी, यहां पर एक्स्ट्रा फोर्स की जगह हम वाटर ऐड करके उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो मूव कर सके फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इस तरह से ये फ्लोएम के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा देखो, जब ये वाटर एंटर होता है, व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस, तो प्रेशर मे बी बिल्ट अप इनसाइड एंड मेकिंग द सेल टर्जिड। अभी जैसे हमने कहा था ना कि व्हेन द सेल इज एक्सपोज्ड इन हाइपोटोनिक मीडियम तो इट विल गेन वाटर, सो ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर सेल बिकम्स टर्जिड। तो ये जो टर्जिड सेल होगा उसमें जो फेनोमेनॉन डेवलप हुआ दैट इज कॉल्ड टर्गर, जिसमें ये सेल इस तरह सेल वॉल को पुशअप कर रहे हैं। So this turgor is also equal to the pressure potential. यानी sometime this pressure potential is also supposed as the turgor pressure. इसके लिए टर्म turgor pressure भी यूज की जा रही होती है, क्योंकि वाटर ऐड होने से ये टर्गर डेवलप हुआ ना, और वाटर ऐड होने से ही प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है। तो जितना टर्गर डेवलप हो रहा है तो उतना ही प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो रहा होता है। देयरफॉर प्रेशर पोटेंशियल इज सम टाइम कंसिडर्ड एज इक्वल टू द टर्गर प्रेशर। यानी किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द प्रेशर पोटेंशियल या विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्ड्स टू द प्रेशर पोटेंशियल, तो वो टर्गर प्रेशर है जो कि प्रेशर पोटेंशियल के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर भी इस सारे फेनोमेनॉन को यहां पे इस तरह से शो किया है कि ये देखो, ये इट्स यू शेप ट्यूब के अंदर दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एंड बोथ लिम्स कंटेन प्योर वाटर। तो इस वजह से देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, दोनों तरफ इक्वल वाटर पोटेंशियल है। बट इफ अगर आप ये जो राइट लिम्ब है इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड कर दें तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट इट्स वाटर पोटेंशियल विल बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड। क्या होगा भाई, अगर हम ये राइट लिम्ब के अंदर सोल्यूट ऐड करें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? द वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस राइट लिम्ब विल बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड? डिक्रीज, क्योंकि सोल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। एंड व्हेन द वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस राइट लिम्ब इज डिक्रीज्ड, तो ऐसी सूरत में ये जो लेफ्ट लिम्ब है वहां पर अभी वाटर पोटेंशियल हायर है, तो वाटर विल बिगिन टू मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो, और इसी वजह से आप देखिए लिम्ब का जो लेवल है वो राइज करने लग गया है। यहां पर दूसरी तरफ देखो कि यहां पर हमने शो किया कि ये जो यू शेप ट्यूब थी इसमें दोनों तरफ अभी प्योर वाटर है, और लेफ्ट लिम्ब के ऊपर हमने पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई कर दिया। पॉजिटिव प्रेशर से मतलब है कि ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर मींस अ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर हमने अप्लाई किया, तो ऐसी सूरत में इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया और इसका वाटर पोटेंशियल कम, लिहाजा वाटर यहां से मूव करके इधर चला गया। तो हमने नोट किया कि वाटर हमेशा हाई टू लो वाटर पोटेंशियल मूव कर रहा है। तीसरी एग्जांपल में हमने ये दिखाया कि देखो, ये यू शेप ट्यूब में जो लेफ्ट लिम्ब था वहां पर हमने एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है कि यहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट था वो खत्म कर दिया है। तो जैसे ही वो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म होगा तो ऐसी सूरत में इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लो हो जाएगा, क्योंकि वो जो इसके बराबर इसका वाटर पोटेंशियल था वो उसी सूरत था कि इसके ऊपर भी उतना ही प्रेशर अप्लाई हो जितना इसके ऊपर है। तो अब यहां पर चूंकि हमने नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया है, यानी वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, तो इस लिम्ब का जो वाटर पोटेंशियल है वो लो हो गया। यहां पर चूंकि हाई है तो इस वजह से मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये आपने तीनों केसेस में देखा कि वाटर की मूवमेंट किस तरह से हो रही होती है। अब आखिर में आप मुलाहिजा कीजिए कि ये जो ओवरऑल तीनों पोटेंशियल्स हैं, वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। देखो, इनकी ओवरऑल जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह से कि ओवरऑल वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सम ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड द प्रेशर पोटेंशियल। दोनों को सम अप करें तो ओवरऑल वाटर पोटेंशियल हासिल होता है।
इस रिलेशनशिप से हम मजीद ये गेस कर सकते हैं कि सोल्यूट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू, तो आप ये प्रेशर पोटेंशियल को उठा के ये इधर ले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू क्या बन जाएगी, वाटर पोटेंशियल माइनस प्रेशर पोटेंशियल। और अगर हम ये पूछें कि भाई प्रेशर पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट होगा, तो अब आप क्या कीजिए, अब आप ये इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो ऐसी सूरत में प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू बन जाएगी, प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल माइनस सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है भाई। तो वाटर पोटेंशियल में से सोल्यूट पोटेंशियल को माइनस करें तो प्रेशर पोटेंशियल बनता है, वाटर पोटेंशियल में से प्रेशर पोटेंशियल माइनस करें तो सोल्यूट पोटेंशियल बनता है, और अगर सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को सम अप करें तो वाटर पोटेंशियल बनेगा। इन सब को आपने अच्छी तरह से याद रखना है, इनके ऊपर सवालात बनेंगे। अच्छा, जैसे ये सवाल देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो इनमें से करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सी है, सोल्यूट वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल, ये डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए ना, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर, अच्छा ये, लेकिन ये देखो ये भी गलत एक्सप्रेशन दी हुई है, अगर हम वाटर पोटेंशियल में से ये माइनस करें तो फिर ये होना चाहिए, सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट। ये देखिए यहां पर प्रेशर पोटेंशियल में से ये निकाला, ये भी उल्टा दिया हुआ है, अगर हम वाटर पोटेंशियल में से प्रेशर पोटेंशियल को माइनस करें तो फिर ये बनता है, ये भी गलत है। और फिर देखो ये सोल्यूट पोटेंशियल, इसमें वाटर पोटेंशियल के अंदर प्रेशर पोटेंशियल ऐड किया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट वन आप देखिए कि प्रेशर पोटेंशियल, इसमें वाटर पोटेंशियल माइनस सोल्यूट पोटेंशियल, तो ऐसी सूरत में आप देखिए ये बिल्कुल सही एक्सप्रेशन बन गई है। सो द राइट आंसर इन दिस केस इज, अच्छा आपस में अब इन तीनों की जो रिलेशनशिप है वो मैंने ओवरऑल तो बता दी, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम कंपेयर करें, ये रिलेशनशिप्स आपको मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं, तो इसमें अगर हम इंडिविजुअली कंपेयर करें तो देखिए वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन क्या था, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे इस बात को अगर हम जस्टिफाई करें कि कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको जस्टिफाई ऐसे किया जा सकता है कि देखो हमने यहां पर ये कहा कि वाटर पोटेंशियल 0 था, सोल्यूट ऐड किया तो वो -10 हो गया वाटर पोटेंशियल, यानी लेस हो गया, और इस तरह से इसका जो मेजर हमने किया तो ये मेजर आया हमारे पास -10, तो ये है सोल्यूट पोटेंशियल। अगर हम मजीद सोल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल मजीद लो होगा और साथ ही सोल्यूट पोटेंशियल भी लो हो जाएगा, और अगर हम यहां पर सोल्यूट कम करते जाएंगे तो ऐसी सूरत में वाटर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और सोल्यूट पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो चेंज इसमें आ रहा है वही चेंज इसमें आ रहा है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से आप दूसरा रिलेशन इसमें मुलाहिजा करें, लेकिन उससे पहले ये सवाल देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल गेन एक्स्ट्रा वाटर एंड बिकम टर्जिड। तो इसमें देखिए ये कौन सा सेल होगा जो एक्स्ट्रा वाटर गेन करेगा और टर्जिड हो जाएगा। ऐसे सवालात में बड़ा टाइम लगता है इसको सॉल्व करते हुए, केयरफुल रहिएगा यहां पर, और अक्सर गलत हो जाते हैं। अ सेल हैविंग वाटर पोटेंशियल -300 किलोपास्कल प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन विद वाटर पोटेंशियल -400 किलोपास्कल, तो जो -400 किलोपास्कल है दिस इज लेसर वैल्यू एंड दिस इज हायर वैल्यू, यानी सेल हैज हाई वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूशन हैज लो वाटर पोटेंशियल, यानी इसका मतलब है वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, तो हम यहां पर गेन की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा। अ सेल हैविंग -100 किलोपास्कल प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन विद वाटर पोटेंशियल -600 किलोपास्कल, तो यहां पर दोनों तरफ ये वाटर पोटेंशियल दिए हुए, लेकिन दिस वैल्यू इज वेरी मच लो वैल्यू और दिस इज वेरी मच हाई वैल्यू। तो अगर सेल की वैल्यू हायर है और सॉल्यूशन की कम है तो अगेन वाटर विल लूज, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, हम गेन की बात कर रहे हैं। अ सेल हैविंग -500 किलोपास्कल प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन विद वाटर पोटेंशियल -550, तो यहां पर अगरचे अगेन हायर वैल्यू किसकी है, सेल की, और सॉल्यूशन की लेस वैल्यू है, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है, तो ये भी लूज करेगा बहरहाल, ठीक है। अ सेल हैविंग -900 किलोपास्कल और यहां पर सर लास्ट ऑप्शन होगा इसका, तो यहां पर -925,
तो अब देखो यहां पर जस्ट 25 का डिफरेंस है, लेकिन अगेन अभी भी सेल की हायर वैल्यू है तो ये भी लूज करेगा, बट इन दिस केस यहां पर -900 दैट इज वेरी मच लो, और यहां पर सोल्यूशन के अंदर -100 दैट इज वेरी मच हाई, सो इट मींस के in this case cell will gain more water, so this is the right answer. ठीक है, the last one is the right answer. बस आपने ये देखना है कि मीडियम के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है या सेल में ज्यादा है, जहां पर ज्यादा होगा वहां से वाटर मूव करेगा, इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, तो इसमें देखो दूसरी रिलेशनशिप यहां पर वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के दरमियान क्या है, तो इसके दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है। वो कैसे भाई, कि देखो जैसे अभी हमने कहा कि एक सॉल्यूशन है आपके पास, और सॉल्यूशन के अंदर अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो इसका वाटर पोटेंशियल अप होगा या डाउन होगा, वाटर पोटेंशियल, तो वाटर पोटेंशियल विल गो अप, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ने से वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, और जितना वाटर पोटेंशियल बढ़ता है उतना प्रेशर पोटेंशियल भी बढ़ता है। अभी हमने इस बात का जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्रेशर पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, तो दोनों जब बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा, अब आप देखिए कि वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल के दरमियान क्या रिलेशन है, सॉरी प्रेशर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल, तो जब ये वाटर पोटेंशियल के साथ ये दोनों इंडिविजुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर ये दोनों आपस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो बस आपने सिंपली एक बात ध्यान में रख लेनी है, एक बात वो क्या है, वो ये कि जो भी चेंज, एक मिनट, जो भी चेंज ये वाटर पोटेंशियल के अंदर आएगा सेम चेंज सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल में भी आएगा। अगर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा और ये भी इंक्रीज होगा, अगर किसी सेल का वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है तो ये दोनों कम हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ये सेल है, अगर ये सेल हाइपोटोनिक मीडियम के अंदर है तो आपने अभी मुलाहिजा किया था कि हाइपोटोनिक मीडियम में क्या होगा, इट विल गेन वाटर, तो ऐसी सूरत में इसका वाटर पोटेंशियल अप, इसका सोल्यूट पोटेंशियल अप, प्रेशर पोटेंशियल भी अप। बट इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक मीडियम, तो हाइपरटोनिक मीडियम में क्या होता है, हाइपरटोनिक मीडियम में सेल विल लूज वाटर, तो सेल के वाटर पोटेंशियल में कमी आएगी तो डेफिनेटली बाकी पोटेंशियल्स में भी कमी आएगी। तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान नशीन कर लो। अब देखो इस सवाल का अगर जवाब तलाश करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है। वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट पोटेंशियल, दिस इज करेक्ट। वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, सॉरी, दिस इज अगेन करेक्ट, और ये भी करेक्ट। तो इसका मतलब है ये सारी एक्सप्रेशंस, नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, यहां पर इनकरेक्ट हमने चूज करना था, तो ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली करेक्ट बट नन ऑफ देम इज इनकरेक्ट। क्लियर? अच्छा, ये आखिरी एक एक्टिविटी हम करके बस ये आज का लेक्चर यहां पे खत्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर इस तरह से एडजेसेंट सेल जोन के पोटेंशियल्स यहां पे गिवन हो तो यहां पर बहुत आसान है इस तरह की वाटर की मूवमेंट को ट्रेस आउट करना। तो जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये वाटर पोटेंशियल -1400 सेल ए का और सेल बी का -600 है, तो किस डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा। ठीक है, आपसे सवाल पूछा गया है, ये आपने सबसे पहले तो रिलेशनशिप चेक कर लेनी है कि ये दोनों का सम इसके बराबर है। यस, इन दोनों को सम अप करें तो ये आ जाएगा और इन दोनों को सम अप करें तो ये आ जाएगा, तो ये इनका सम एक दूसरे के बराबर है। तो अब यहां पर सवाल पूछा गया कि विच सेल हैज हायर वाटर पोटेंशियल, तो लेस नेगेटिव वैल्यू इज हायर, सो सेल बी हैज हायर वाटर पोटेंशियल। अगर इसका हायर है तो फिर मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, इन विच डायरेक्शन विल वाटर मूव, तो बी टू ए। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल बराबर हो जाए। तो बराबर कैसे होगा, आपने दोनों को सम अप करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसे दोनों को सम अप किया और 2 से डिवाइड किया तो -1000 इज द आंसर। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट वाटर पोटेंशियल ऑफ द मीडियम विल बी -1000। What will be the solute potential and pressure potential at equilibrium state? इनको भी इसी तरह से आप दोनों को सम अप करें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये 700 और ये आ जाएगा 1700। अब देखो इन दोनों को सम अप करें तो ये आंसर बन रहा है।
तो इस तरह से आप ये ऐसी एक्टिविटीज में इजीली कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपने इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये वैल्यूज नोट डाउन की। आखिर में ये जो सवाल आपके सामने आया इसका जवाब दीजिए और उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन व्हेन द वाटर मूव फ्रॉम सेल बी टू सेल ए। बी से ए में जब जाएगा तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल ए विल बिकम लेस नेगेटिव। देखो बी से वाटर कहां जा रहा है, ए में, तो ए में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से जो वाटर पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव हो जाएगा। डेफिनेटली ये तो होगा, हमने चूज करना है नॉट हैपन, सो दिस विल हैपन। सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल ए विल बिकम लेस नेगेटिव। जी, तो देखो यहां पर क्या होगा कि जब पानी सेल ए में जाएगा तो ऐसी सूरत में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि वाटर जा रहा है ना, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है तो ऐसी सूरत में सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है। तो सोल्यूट पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो वो लेस नेगेटिव हो जाएगा या मोर नेगेटिव? यकीनन वो लेस नेगेटिव होगा, बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सेल ऑफ वाटर प्रेशर पोटेंशियल ऑफ सेल बी विल बिकम मोर पॉजिटिव। सेल बी का जो वाटर पोटेंशियल है वो मोर पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी प्रेशर पोटेंशियल। तो यहां से तो पानी निकल रहा है ना, निकलने से तो इसका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो लेस पॉजिटिव होना चाहिए, मोर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। सो दिस वुड नॉट हैपन। और सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सेल बी विल बिकम मोर नेगेटिव। बी में से जब वाटर निकल जाएगा तो सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो मोर नेगेटिव हो जाएगा उसका सोल्यूट पोटेंशियल, दिस वुड हैपन। और ये देखिए कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल बी विल बिकम मोर नेगेटिव। हाँ जी, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल बी, वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाएगा। मोर नेगेटिव होने का मतलब है कि वो लेस हो जाएगा। यस, दिस वुड ऑल्सो हैपन। तो इसका मतलब है कि द राइट आंसर इज द सी। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हम ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और पोर्शन रहता है अभी, वो इंशाल्लाह फिर हम कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.